Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our series, quick revision of entire polity. तो हमने इसका पार्ट वन कर लिया था एंड उस पार्ट वन का मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिखा है. सो आई एम श्योर दैट यू विल बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग द रेस्ट ऑफ द एंटायर पॉलिटी इन पार्ट टू. तो हम इसको दो पार्ट्स में और करेंगे. सो विल डू पार्ट टू ऑफ दिस, राइट. और ये है क्विक रिविजन ऑफ एंटायर पॉलिटी बाय मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा. अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सेट लाइव SIDLIVE के नाम से जाना जाता है. एवरी टाइम तुम अन अकेडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लो, कभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, कोई कॉम्बैट कोर्स में सब्सक्रिप्शन लो, प्लीज़ ऑलवेज यूज द कोड सेट लाइव SIDLIVE. I'll be very very happy to teach you and you will get an immediate huge discount. So हम लोग कहाँ पर है? हम लोग अन अकेडमी द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर है और यहाँ पर आपको मुझे इंटरैक्ट करना है तो यू शुड कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल इन विच यू विल रिसीव अपडेटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर UPSC CSE फ्रॉम मी. सो ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक. प्लीज़ मेक श्योर दैट आप इस लिंक का मेंबर हो जाओ. मुझे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आती है विद रिलेशनशिप टू पॉलिटी, विद रिलेशनशिप टू गवर्नेंस, कोई नई वेलफेयर स्कीम, कोई पार्लियामेंट का नया लॉ बनाया हुआ, कोई सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट, कोई इंटरनेशनल डोमेन में हुआ हुआ इंसिडेंट, कोई इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मेरे कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ. ये है मेरा कोड. इस कोड को स्कैन कर लीजिए और इस कोड को स्कैन करेंगे तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे. सो बी अ पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल. और मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम देता हूँ तो आप अपने मोबाइल कैमरा को यूज़ कीजिए और इस कोड को स्कैन कर लीजिए. ग्रेट. सो अन अकेडमी एक मेजर अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं. द मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम अन अकेडमी ने आपके लिए लॉन्च किया. दिस इज कॉल्ड एज मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर UPSC CSE लर्नर्स. इसमें 1 मंथ एक्सटेंशन मिलेगा फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, लाइव मेंटोरशिप विद टॉप एजुकेटर्स, आंसर राइटिंग प्रोग्राम. सो इस कोड को स्कैन कर लीजिए एंड देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस. क्लिक ऑन एनरोल नाउ, फिर अपनी डिटेल्स भर लीजिए एंड यू बी अ पार्ट ऑफ द मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम 2022. एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट है. 31 मई 2022 को रात को 12 बजे से पहले पहले जो भी तुमने फैसला करना है, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे, चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ इट. बिकॉज इसके बाद अचानक आपको नोटिस होगा कि 20% से ज़्यादा हाइक हो चुका होगा. सो मेरे हिसाब से अन अकेडमी इज़ द ऑलमोस्ट द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो अपने लर्नर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो फाइनेंशियल रियलिटी के मद्देनज़र अपनी पढ़ाई करें. और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में फाइनेंशियल रियलिटी पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी होता है. सो यूज़ द कोड सेडलाइव SIDLIVE. इस कोड को यूज़ कीजिए एंड यू विल गेट एन इमीडिएट 10% ऑफ. और 31 मई की रात के 12 बजे से पहले पहले कर लीजिए. ये है UPSC CSE GS मेगा कॉम्बैट. ये गेमीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है. करंट अफेयर स्पेशल इस बार है. गिफ्ट कार्ड वर्थ ₹10,000 मिलेगा एज फर्स्ट प्राइज. सेकंड प्राइज इज 5,000. थर्ड प्राइज इज 2,000. करंट अफेयर्स क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अन अकेडमी. तुम्हें इन डेप्थ वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगा. यू विल गेट Amazon गिफ्ट वाउचर्स, लाइव टेस्ट अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी. आपको कोड यूज़ करना है SIDLIVE सेड लाइव और टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर थिंग. दिस इज अ CSE एश्योर प्रोग्राम इन विच अगर आपने 2 साल या उससे अबव सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा इन विच विल गेट अ फ्री 1 ईयर एक्सटेंशन और 2 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन. तो इसको मौका जाने मत दो. ये होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें पर्सनल कोच एंड 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप है, मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स है. सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. इस एक बॉक्स को जरा देखो ध्यान से. सो अगर आप देखोगे तो आप 36 मंथ का कोर्स लो, 24 मंथ का कोर्स लो या 12 मंथ का कोर्स लो, यू विल ऑलवेज बी इन ग्रेट एडवांटेज. सिर्फ आपने कोड यूज़ करना है SIDLIVE and I'll be very very happy to teach you. You are a wise gang of students, my friends. Take a wise decision. ये मौका जाने मत दो, but take the decision now. और अगर अब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, डोंट वरी. 0% EMI पर अन अकेडमी आपको लोन फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दे रहा है. प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. तो मैं पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, बट इसे फोटोग्राफ से देखकर बहक मत जाना.
मैं एम लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप इसका इंडेक्स खोल लीजिए। ओके, हम इसके इंडेक्स के अनुसार आपको सारे टॉपिक्स में आपको रिवाइज करा दूंगा। इट विल बी अ क्विक रिविजन एंड वी विल गो ऑल द वे टिल द एंड। सो हमारा प्लान है कि वी विल गो ऑल द वे टिल द एंड। हमने पार्ट 1 ख़त्म कर दिया था, वी हैड फिनिश पार्ट 1, और अगर आपको वो पार्ट 1 याद है तो उसमें हम लोगों ने स्टार्ट ख़त्म कर दिया था हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। प्लीज़ आप वो वीडियो को देख लीजिए, डोंट मिस दिस पार्ट। हमने उसमें सेलियंट फीचर्स भी ख़त्म कर दिए थे और हमने उसमें प्रियम्बल भी ख़त्म कर दिया था। नाउ वी गेट ऑन टू पार्ट 2 ऑफ दिस एंटायर सीरीज़, और ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, स्पेशली अगर आपने में इसे प्लस वीडियोस में, प्लस क्लासेस में अटेंड किया है। आई एम श्योर दिस विल बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू ऑल ऑफ यू। सो ये है पार्ट 1 का एंड एंड पार्ट 2 का बिगिनिंग, एंड लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट। तो सब लोग फटाफट अपने अपने नोटबुक निकाल लो, मेक श्योर दैट यू वॉच एवरीथिंग, और लास्ट मोमेंट तक, लास्ट लाइन तक इसको देखते चले जाओ ताकि नथिंग इज मिस। तो ये हम पढ़ रहे हैं यूनियन पार्लियामेंट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज के लिए। तो ये है पार्ट 2, और पार्ट 2 में फर्स्ट टॉपिक इज यूनियन पार्लियामेंट। सबसे पहले मैं तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ। तो मैं इसका इंपॉर्टेंस ना, मैं लिखने को तो ऐसे लिख सकता था, ये देखो ये ऐसे मैं लिख सकता था इंपॉर्टेंस, लेकिन ये इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस है। ये क्या हो गया, इम्पोर्टेंस है, बिकॉज ये एक होता है इम्पोर्टेंस, एक होती है इम्पोर्टेंस, ये है इम्पोर्टेंस। बिकॉज यूनियन पार्लियामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आई कैन ऑलमोस्ट वाउच ऑन इट, it is impossible for civil service examination not to have a question on union parliament. They will ask you and they've asked every time, चाहे आप उसको philosophy में देखोगे कि what is the advantages of parliamentary system of government etc, या what is the concept, what is executive responsibility etc, या फिर बिल से रिलेटेड या बजट से रिलेटेड या स्पीकर की पोजीशन या मेंबरशिप, इट्स इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि आपको यूनियन पार्लियामेंट पे क्वेश्चन ना आए। सो इसको बोलते हैं टारगेट रिच एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड टारगेट रिच एनवायरनमेंट। अगर आप यूनियन पार्लियामेंट ढंग से कर लेते हो, सो ये टारगेट रिच एनवायरनमेंट है, यू आर मोर लाइकली टू गेट अ क्वेश्चन coming from union parliament than probably any other topic in civil service examination syllabus. So make sure that आप union parliament करो। अब कितने क्वेश्चन आ गए तुम्हारी किस्मत है, लेकिन फिर भी this will be more than any other share, so this will have the lion's share so to say in this part. So let us now study the union parliament in a particular fashion. So हम पहले पढ़ेंगे कोर टॉपिक ऑफ कोर्स हमारा यूनियन पार्लियामेंट है। जब हम यूनियन पार्लियामेंट की बात करें तो हम यूनियन लेजिस्लेचर की बात करें। यूनियन लेजिस्लेचर होगा तो सारे के सारे प्रोसीडिंग्स हमें आने चाहिए, कैसे मोशंस इंट्रोड्यूस होना है, कैसे सेशंस होते हैं, बिल्स कैसे पास किए जाते हैं, कौन से बिल्स अलाउड है, कौन से बिल्स नॉट अलाउड है, किस में क्या स्ट्रक्चर चाहिए होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, आपको मेजोरिटीज़ मालूम होनी चाहिए, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द मेजोरिटीज़, यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट कि स्पीकर कौन से मोशन को अलाउ कर सकते हैं, कौन से मोशन को नहीं अलाउ कर सकते हैं, सेशंस कब बुलाया जाता है, समनिंग कैसे होती है, प्रोरोगेशन कैसे होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आपने पढ़ना है कोर टॉपिक में स्ट्रक्चर, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, लोकसभा का क्या स्ट्रक्चर है, राज्यसभा का क्या स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन क्या है, कौन सा डायरेक्टली इलेक्टेड है, कौन सा इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, दैट इज़ ऑफ बजट। तो बजट पढ़ोगे तो आपका पार्लियामेंट का भी टॉपिक हो जाएगा, कुछ हद तक आपका इकोनॉमिक्स में भी ये काम आ जाता है। बजट पढ़ोगे तो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेंट्स कर लो, वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स कर लो, इंट्रोडक्शन क्या होता है, ओके, मोशंस क्या होते हैं, कट मोशंस क्या होते हैं, एवरीथिंग शुड बी डन ओवर हियर। फिर है ये जो टॉपिक्स जो आजकल बहुत ही कॉमनली आ रहा है, इनफैक्ट इफ़ यू रिसेंटली अंडरस्टैंड तो डिफेक्शन 10th शेड्यूल वगैरह पे बहुत डिस्कशंस आने लगी है, पार्लियामेंट्री कमिटीज जिस पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स मस्ट बी डन इन कोर टॉपिक्स। सो मेक श्योर दैट यू डू ऑल दीज टॉपिक्स। और अब हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। तो पार्लियामेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सिट बैक, रिलैक्स, टेक अ नोटबुक एंड अंडरस्टैंड दिस। हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हम इसमें एस्पेक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल कवर कर सकते हैं, विल ट्राई एंड फिनिश विद दिस पार्ट। सो ये है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में हम लोग बोलेंगे तो इट इज़ द यूनियन पार्लियामेंट। फिर हम इसमें बोलते हैं इट इज़ अ सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी।
फिर हम इसमें बोलते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोलते हैं। वेस्टमिनिस्टर मॉडल में बाइकैमरलिज्म होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, और जो न्यूक्लियस ऑफ पावर होता है वो कैबिनेट होता है। बाइकैमरलिज्म के अनुसार हमारे पास 2 हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा पॉपुलर हाउस है, राज्यसभा वॉइस ऑफ द स्टेट्स है। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है हमारी स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बना है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बना है। इसका टोटल स्ट्रेंथ 530 प्लस 20 एक ज़माने में 2 भी था, दैट इज़ ऑफ एंग्लो इंडियंस, बट अब वो एंग्लो इंडियंस का नाम नहीं है। यहाँ पर ऑन द कॉन्ट्री 238 प्लस 12 है, ये दोनों मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ कहलाता है। यहाँ पे करेंट स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात हो रही। सो यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस होता है, यानी कि बाय जनरल इलेक्शंस आएंगे। 5 ईयर टर्म होता है यूजुअली, लेकिन ये 5 ईयर टर्म से कभी कम भी हो सकता है। कैसे कम हो सकता है? अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी ना रहे। 5 ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है। कब ज़्यादा हो सकता है? जब अगर आर्टिकल 352 की नेशनल इमरजेंसी लगी हो। राज्यसभा का टर्म पता नहीं क्यों, क्योंकि ये इनडेफिनेट टर्म है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर का टर्म हमेशा 6 ईयर्स होता है। एवरी सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड ईयर, यानी बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, 1/3 ऑफ द मेंबर्स कंपल्सरीली रिटायर हो जाते हैं और न्यू मेंबर्स ऐड हो जाते हैं। अगर आपने आजकल न्यूज़पेपर खोल के देखा होगा तो अभी रिसेंटली इन जस्ट कमिंग फ्यूचर हम लोग नोटिस करेंगे कि न्यू राज्यसभा के मेंबर्स का टाइम आ गया है, यानी कि ये 1/3 मेंबर्स के रिटायर होने का टाइम आया। सो दिस इज़ अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा। अब दोनों साइड के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इधर है स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर है चेयरमैन और द डिप्यूटी चेयरमैन। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ही इज द एक्स ऑफिशियो ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इन अदर वर्ड्स ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डुअल रोल करते हैं। तो अगर हम आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे सो उसमें देखा था द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसमें 2-3 टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए। वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्पीकर प्रो टेम। स्पीकर प्रो टेम इज ये बहुत सॉलिड क्वेश्चन बीच में आया हुआ है कि जब स्पीकर अपॉइंट होते हैं हु इज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो इवन व्हेन द लोकसभा गेट्स डिसॉल्व्ड देन ही डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस। ही डज नॉट वेकेट हिज ऑफिस। इनका ऑफिस वहीं के वहीं रहता है ओनली टिल द फर्स्ट डे ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा, जब प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करते हैं एज अ टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ स्पीकर प्रो टेम। स्पीकर प्रो टेम नए स्पीकर का इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं एंड फिर ये साइकिल कंटिन्यू होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बड़ा कॉमनली आता है, उसमें लिखा होता है बाय द अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिप्यूटी स्पीकर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन। सर्टनली नॉट। ये केवल एक कन्वेंशन है, ये केवल एक प्रथा चल रही है, ऐसा कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि एज सून एज पॉसिबल द लोकसभा शैल इलेक्टेड स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। इसमें और 2-4 बड़े अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं विच आई एम श्योर दैट यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ। जैसे इसमें क्वेश्चन आता है कि जो स्पीकर होते हैं ओके, ये जैसे ऑफिस टेक ओवर करते हैं तो इन स्पीकर साहब को बोला जाता है कि ये अपनी पॉलिटिकल पोजीशन छोड़ दें, यानी कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन कर दें। ऐसा नहीं होता, इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड में ऐसा ज़रूर होता है। इंग्लैंड में होता है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ताकि वो नॉन पार्टिसान फंक्शनिंग कर सके। वो जब भी इलेक्शन कंडक्ट करते हैं तो इलेक्शन लड़ते हैं तो वो अनअपोज लड़ते हैं। सो दैट इज़ अबाउट द स्पीकर इन केस ऑफ यूके, नॉट इन केस ऑफ इंडिया। फिर एक क्वेश्चन और अच्छे से आता है, पता मैंने तुम्हें कितने सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। स्पीकर के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि हिज सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशंस इज चार्ज डायरेक्टली टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसको बोला जाता है चार्ज एक्सपेंडिचर। सो दिस इज कॉल्ड एज चार्ज एक्सपेंडिचर। दिस इज फॉर ट्रू फॉर ऑल ऑफ दीज ऑल्सो। सो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं विद रिगार्ड्स टू स्पीकर। अब स्पीकर के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें सारे बता रहा हूँ, सो यू कैन ऑलवेज मेक फटाफट नोट्स बनाते चले जाओ जो मैं बताता जा रहा हूँ। फिर स्पीकर के बारे में पोजीशन देखा जाता है कि कैन ही वोट इन नॉर्मल कंडीशंस। नो, ही कैन नॉट वोट इन नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर टाई ब्रेकर वोट का टाइम है तो कैस्टिंग वोट स्पीकर कर सकते हैं। वेरी गुड। तो कैस्टिंग वोट इज अ टाई ब्रेकर वोट।
फिर स्पीकर साहब क्या बोला जाता है, ही इज़ द वन हु अपॉइंट्स मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज इन विच द लोकसभा मेंबर्स और लोकसभा में सेंसस मेंबर्स। फिर एक और चीज़ इसमें आती है दैट स्पीकर हैज़ गॉट द फाइनल अथॉरिटी विद रिगार्ड्स टू डिसीजन विद रिलेशनशिप टू एंटी डिफेक्शन। इनको फैसला करने का हक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कोरम। व्हाट इज कोरम? द मिनिमम अटेंडेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस टू हैव एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन। ये आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एज अ कन्वेंशन वी से 10% ऑफ कोरम इज रिक्वायर्ड बिफोर एनी मीनिंगफुल प्रोसीडिंग्स विल टेक प्लेस। फिर स्पीकर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा बिजनेस ऑफ द हाउस कंडक्ट कराते हैं, और जितने भी डिसिप्लिनरी एक्शंस है वो स्पीकर साहब करवा सकते हैं। फिर किसको कितना मौका दिया जाए, कौन कितनी देर तक बोल सकता है, कौन क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन है। इन अदर वर्ड्स दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। एक और इम्पॉर्टेंट पोजीशन है कि जब प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी थी तो आर्टिकल 329A 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। वो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस था दैट द स्पीकर्स और द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड दैट ऑफ द स्पीकर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन उसको ऑब्वियसली बाद में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका मतलब है स्पीकर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ द हाउस, डिप्टी स्पीकर इज अ मेंबर ऑफ द हाउस, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, ही इज अ मेंबर ऑफ द हाउस। सो ये भी तुमको मालूम होने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और दे कैन बी आस्क्ड वेरी ऑफन। एक क्वेश्चन और आता है कि कैन द स्पीकर बी री इलेक्टेड और कैन यू हैव, यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो। बलराम जाखड़ साहब वाज ट्वाइस, सो 1980 to 89 वो थे। सो इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल दैट ही कैन बी री इलेक्टेड। बताओ, एक ही बार में मैंने तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। नाउ दिस इज अबाउट द स्पीकर, दिस इज अबाउट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर। लेकिन और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो और क्वेश्चन क्या आएंगे? सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड विद रिलेशनशिप टू मोशन। सो हमारे यहाँ पे मोशंस में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यू कैन हैव क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन क्या है? व्हेन द मेंबर वांट्स टू close or rather let it be brought to halt any debate and discussion on any bill or any motion, तो it is initiated by what is called as a closure motion. Closure motion अलग अलग टाइप्स के होते हैं. Simple closure motion, in simple closure motion the entire bill is discussed completely and then the closure motion is brought about. Then there is saltatory closure motions or what are called as kangaroo closure, in which from one important part to so called another important part you jump the debate and discussion and then you bring it to a closure. Then there is closure by compartments, in which rather than one bill or rather one entire motion being discussed in one shot, it is divided into parts and chunks and then compartmentalized and then finished. And then of course you have the guillotine closure. In the guillotine closure, the discussed part and the undiscussed part are together taken and then put to vote. इसी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी मोशंस आता है. तो अब मैं जब वोट बोल दिया तो मैं थोड़े से इससे भी रिलेटेड हो गया. तो कनेक्शन देखते जा रहे हो. ओके, सो तुम्हारे कनेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है इस सारे खेल में. सो इसमें कनेक्शंस क्या है? कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब मैंने बोला पुट टू वोट, तो पुट टू वोट के साथ साथ आपको मेजोरिटीज़ भी होना चाहिए. तो मेजोरिटीज़ में क्या है? इफ़ इट इज़ अ सिंपल मेजोरिटी, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है ऑर्डिनरी बिल्स एक्सेट्रा में. तो सिंपल मेजोरिटी में इट इज़ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. Then you have absolute majority. Absolute majority is more than 50% of the total membership of the house. फिर है स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी अलग अलग टाइप की होती है. स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 यूज़ होती है जब प्रेसिडेंट साहब के लिए यूटिलाइज होता है, और प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच करने के लिए होता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. फिर क्या है? अंडर आर्टिकल 368 होता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी. तब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हो. उसी तरह से अंडर आर्टिकल 249 है जो केवल 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करता है इन नेशनल इंटरेस्ट टू अलाउ द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट. यहीं पर फिर से एक और बात है, बताओ रिलेटेड. देखो कितनी सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती जा रही है. यहाँ पर जो एक और चीज़ें कनेक्टेड होती जा रही है वो कनेक्ट होगी ऑन वोटिंग. ये इसको बिल को पास कैसे करते हैं? आमतौर पे अगर आवाज़ आ गई तो वॉइस वोट या फिर साउंड वोट से पास कर दिया जाता है. अगर दोज इन फेवर दैट इज आइज आर साउंडिंग मोर देन दोज इन नोज. लेकिन कभी कभी वोटिंग बाय डिवीजन भी करनी पड़ती है. वोटिंग बाय डिवीजन और डिसीजन बाय डिवीजन
उसमें वोट करवाया जाता है और एक ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग मशीन होती है और वो इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डिंग मशीन सॉरी, और उसमें होता है दोज इन फेवर प्रेस द बटन येस, ग्रीन, रेड, येलो एंड वाइट। तो ये वाली बात है। इससे एक रिलेटेड और क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन बताए जा रहा हूँ इन दिस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जो भी मैं पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ा दूँ, दैट इज़ माई एंटायर आइडिया। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बड़ा रिलेटेड आ जाता है, व्हाट इज़ सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट में ये नहीं पता चलता कि तुमने किसको चूज़ किया है। तो जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट होता है, नोबडी गेट्स टू नो दिस पार्ट। इससे मुझे कुछ और भी समझ में आ गया, पता हो यार कितना कनेक्शन है। सीक्रेट बैलेट से मुझे ये याद आया कि आप सीक्रेट बैलेट कब करते हो और कब नहीं करते हो। तो जब सीक्रेट बैलेट किया जाता है तब पार्टी की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से तुम्हें कोई भी ऑर्डर नहीं आता, लेकिन अगर पार्टी की तरफ से तुम्हें ऑर्डर आता है तो उसको बोलते हैं विप। विप इज इशूड फॉर द पार्टी मेंबर्स टू आइदर डू और नॉट टू डू समथिंग। सो ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विप से कनेक्टेड स्ट्रक्चर ये है कि अगर तुमने विप को डिसोबे किया, अगर तुमने विप को डिसोबे किया तो तुम पर चांसेस हो सकता है डिफेक्शन का, या तुम पर इल्ज़ाम लग सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ को वायोलेट करने का, यानी कि 10th शेड्यूल को वायोलेट करने का। सो दिस इज ऑल डन बाय, इट इज ऑल डन बाय द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेक्शन। तो तुम नोटिस करो अगर पढ़ने का तरीका आता हो ना तो तुम बहुत अलग अलग तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब व्हेन यू लुकिंग एट पार्लियामेंट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट अबाउट जनरल फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर सेशंस। ओके, सो सेशंस कौन कौन से टाइप के होते हैं। यूजुअली यू हैव बजट सेशन, यू हैव मॉनसून सेशन, यू हैव विंटर सेशन। फिर तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर क्या होता है, यूजुअली ये होता है। अब इसमें बहुत कॉमन क्वेश्चंस आने लगे हैं, जैसे पिछले साल या पिछले से पिछले साल क्वेश्चन आया कि कितने सेशंस होने ज़रूरी है, हाउ मेनी सेशंस आर देयर इंपॉर्टेंट। नाउ सी द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्चुअली से इट इन so many words, it says a very nice thing. It says this time period between the two sessions, as in the recess, cannot be more than 6 months. So the point here is recess cannot be more than 6 months. What automatically it means that you have to mandatorily have at least 2 sessions. Okay, nowhere it is written that there has to be 3 sessions, but वो भी एक डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोला गया। फिर है मॉनसून सेशन, बजट सेशन, विंटर सेशन को बुलाया कैसे जाता है। सो इट इज़ द प्रेसिडेंशियल समन जिससे ये सेशन स्टार्ट होता है, फिर वो सेशन चलता है। जब वो सेशन चलता है तो उस सेशन के एंड पे जब भी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स फील दैट द बिजनेस ऑफ द हाउस इज़ कंप्लीट, क्या बोलते हैं, दैट द बिजनेस ऑफ द हाउस इज़ कंप्लीट, द बिजनेस ऑफ द हाउस इज़ कंप्लीट, तो एक ऑर्डर पास किया जाता है जिसे बोला जाता है एडजर्नमेंट साइन डाई और सिनेडाई, जैसे मर्जी बोलना है। और ये एडजर्नमेंट साइन डाई जाता है टू द प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट साहब रिप्लाइज टू दैट एंड दैट रिप्लाई इज कॉल्ड एज नोटिस ऑफ प्रोरोगेशन। सो ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि प्रोरोगेशन इज द वन विच इज रिसेस। सो अब इसको ध्यान से सुनो, तो हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड बिटवीन प्रोरोगेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू सेशन, time period between prorogation and the beginning of the new session is called as recess. Okay, so जहाँ से प्रोरोगेशन स्टार्ट हुआ, ओके, और नया सेशन स्टार्ट हुआ, वहाँ से जो भी होता है उसको हम रिसेस बोलते हैं। सो दिस इज द एंटायर सिचुएशन। इस पर बहुत सॉलिड क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और हमेशा याद रखना, दैट द प्रेसिडेंट साहब कैन समन द हाउस एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। सो ये कहीं पे भी, ये भी मेरे ख्याल से लास्ट टू या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। द प्रेसिडेंट कैन समन द हाउस एंड द समनिंग कैन हैपन एट एनी टाइम एंड ऑल्सो इट विल बी एट एनी प्लेस ऑफ द चॉइस ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आने लगते हैं जब प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस पे क्वेश्चन आने लग जाते हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस में क्वेश्चन आते हैं, एक होता है मॉर्निंग सेशन, एक होता है आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन में जो फर्स्ट आवर होता है उसको बोला जाता है द क्वेश्चन आवर और द प्रश्नकाल। एग्जैक्ट 12 बजे स्टार्ट होता है, व्हाट इज कॉल्ड एज अ जीरो आवर। तो जीरो आवर, क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन आवर पे फिर क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो एक क्वेश्चन होता है जिनको स्टार्ट क्वेश्चन बोलते हैं। स्टार्ट क्वेश्चंस आर ऑलवेज मार्क्ड विद द एस्टेरिस्क मार्क।
इस पर क्वेश्चन आएंगे कि ये ओरली आंसर्ड होते हैं, दे रिक्वायर एन ओरल आंसर, एंड इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर है अनस्टार्ट क्वेश्चंस। अनस्टार्ट क्वेश्चन एज द नेम सजेस्ट, इसमें एस्टेरिस्क मार्क नहीं होगा, सो देयर विल बी नो एस्टेरिस्क मार्क। इसमें रिटन आंसर्स होते हैं, और रिटन आंसर्स के साथ साथ ये इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। और वेरी इंपॉर्टेंट आर द शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऑफ नोटिस जिसमें जवाब देना होता है इज लेस देन 10 डेज। इसमें भी ओरल आंसर होता है और इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड होते हैं। सो ये क्वेश्चंस बहुत ही कॉमनली पढ़े, और ये बिल्कुल ट्रिविया टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यू मस्ट बी नोइंग दिस पार्ट। एक्चुअली क्वेश्चन आवर एक बहुत फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, बिकॉज इससे आप एग्जीक्यूटिव को चेक में रखते हो। सो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने का तरीका इस क्वेश्चन आवर। तुम्हें क्वेश्चन ये भी आएगा कि कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द सीक्वेंस, विच क्वेश्चन इज अलाउड, विच क्वेश्चन इज नॉट अलाउड, all of them in the mercy of the presiding officer, as the case may be, whether it is Lok Sabha or Rajya Sabha. अब मैंने स्टार्ट तो क्लोजर मोशन से किया था, बट देयर आर मेनी अदर मोशन जिसको हमने पढ़ना होता है। सो अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट मोशंस इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन। फॉर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर बहुत चांसेस है, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 75 का इंडिकेशन है। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस है। इंटरेस्टिंग थॉट प्रोसेस ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है। Okay, it is not mentioned in the Constitution of India. Yes, it is derived from collective responsibility as provided under Article 75, but it is not written in Constitution of India expressly. It actually comes in Rule 198 of the Rules of Procedure Conduct of Business of the Procedure of Lok Sabha. तो ये लोकसभा का एक रूल्स है, एक प्रोसीजर का मेथड है। इट इज़ नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन चेक करता है वेदर द मेजोरिटी इज स्टिल विद द गवर्नमेंट और नॉट। ऑपोजिशन ऑब्वियसली इसको मूव करेगा, अगर ऑपोजिशन इसको कैरी करा पाया यानी कि सक्सेसफुल हो गया, गवर्नमेंट शैल हैव टू रिजाइन। सो इस पे बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है, आई एम नॉट टू श्योर कि क्वेश्चन फिर से आएगा कि नहीं आएगा, बट दिस क्वेश्चन इज कि पहली बार नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके अगेंस्ट मूव किया गया था। सो इट वॉज आचार्य कृपलानी हु हैड मूव्ड no confidence motion against the Nehru government in 1963 in the aftermath of the Sino-Indian War। तो ये भी तुमको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, तो ये मोशन है। फिर तुम्हें एक और मोशन मैंने ऐसे मोशन, तो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, द मोशन ऑफ वोट ऑफ थैंक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसमें दो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आ जाएगा द प्रेसिडेंट साहब के पास प्रिविलेज है, पावर्स है टू एड्रेस द स्पेशल एड्रेस टू द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सो स्पेशल एड्रेस टू द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू लोकसभा और द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा और द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ इसकी डिस्कशन के बाद, नाउ एज आई सेड इट्स अ वेरी सोलम ओकेजन, इट्स अ वेरी बिग ओकेजन व्हेन द प्रेसिडेंट इज एड्रेसिंग द पार्लियामेंट। उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है दोनों हाउस में सेपरेट। पहले ये होता है जॉइंट सेशंस, लेकिन मोशन डिस्कस होता है सेपरेटली, और ये भी पास किया जाना ज़रूरी होता है। अगर बाय चांस ये पास ना हो तो ये इनडायरेक्ट इंक्लिनेशन हो जाता है that the government does not have majority. So this is informal test of strength. This is informal test of strength. और अगर ये हो गया इनफॉर्मल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, और नो कॉन्फिडेंस हो गया फॉर्मल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। सो ये बहुत ही सॉलिड क्वेश्चंस आ सकते हैं विद रिगार्ड्स टू द मोशन। सो मैं तुम्हें सब कुछ बताया जा रहा हूँ, जितना तुम्हें याद रखना है। एज आई टोल्ड यू, this has to be quick revision, but you have to know all of these part। now coming down to the sessions में एक और हेडेक आ सकता है, वो हम पढ़ लेते हैं पहले विद पैसेज ऑफ बिल्स। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन से बिल्स होते हैं जी। ऑर्डिनरी बिल होगा, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, हमारे पास मनी बिल है, हमारे पास फाइनेंशियल बिल है जिसमें टाइप ए एंड टाइप बी है। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स
कौन सा हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। तो आपको ये एक टेबल बना लो ऐसे, सो यू कैन इंट्रोड्यूस इन विच हाउस, ओके, सो दिस कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, राज्यसभा, फिर इसी तरह से यू कैन इन लोकसभा, राज्यसभा, दिस कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी तरह से तुम्हें यहाँ पे पूछा जाएगा कि किसमें कौन सी मेजोरिटी यूज़ होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केवल ऐसा एक बिल होगा जिसमें अलग मेजोरिटी की जरूरत है, बाकी सब जगह तो सिंपल मेजोरिटी ही चलता है। एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कि ऑर्डिनरी बिल में एक हेडेक हो सकती है। देखो मनी बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज राज्यसभा हैज गॉट मियरली अ फॉर्मल रोल। इन अदर वर्ड्स, एक बार लोकसभा ने इसको पास कर दिया, देन राज्यसभा मियरली हैज अ फॉर्मल रोल, बिकॉज विद इन 14 डेज उनको फैसला करना जरूरी है, या तो यस बोलो या नो बोलो। यस बोला तो ठीक है, नो बोला तो भी इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस पे मेरे ख्याल से इतने बार 1 2 3 2 3 4 1 2 3 वैसे टाइप के क्वेश्चन आए हुए कि क्या राज्यसभा कैन सब्सटैंशियली अमेंड, इज लोकसभा बाउंड बाय दैट प्रपोजल्स ऑफ द राज्यसभा और नॉट, एंड सो ऑल्सो। ऑर्डिनरी बिल के बारे में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि देयर कुड बी समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ डेडलॉक। नाउ डेडलॉक के बारे में ऐसे ही इसको पढ़ना ऐसे होता है कि सपोज हाउस नंबर 1 है। अब मैं हाउस नंबर 1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। और हाउस नंबर 2 है, मैं हाउस नंबर 2 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसमें लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। सो लोकसभा और हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2, तो अगर ये लोकसभा हुआ तो ये राज्यसभा हुआ, और ये राज्यसभा हुआ तो ये लोकसभा हुआ। ओके, सो मैं दोनों तरफ से मिक्स कर सकता हूँ। तो हो सकता है ये हाउस ने पास कर दिया, ये हाउस ने नहीं पास किया, ये हाउस ने पास कर दिया, और ये हाउस ने पास करने के बजाय रिकमेंडेशंस करके इसको हाउस नंबर 1 के पास भेज दिया, लेकिन इन रिकमेंडेशंस को हाउस नंबर 1 ने अग्री नहीं किया। ये हो गए 2 कंडीशंस। थर्ड कंडीशन, लोकसभा हाउस नंबर 1 ने पास कर दिया, एंड फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स सेकेंड हाउस उसको कुछ भी नहीं करता, यानी कि वो उसको ना पास करता है, ना रिजेक्ट करता है, ना उसको वापस भेजता है। इसको बोलते हैं विदहोल्ड करना। ओके, तो ये तीनों ही कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। इस पे बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं विच इज इमर्जिंग फ्रॉम दैट, कि ऐसे सिचुएशन में करना क्या है। आमतौर पे तो ये नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन एटलीस्ट इंडियन हिस्ट्री में ऐसा 3 बार हुआ है। वन विद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वन विद द बैंकिंग सर्विस अमेंडमेंट्स, एंड द थर्ड वन वाज विद द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट इन 2002। सो उसमें प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 108 के नाम पर को यूज करके समन कर सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और जॉइंट सेशन पे आइदर द एंटायर बिल और द डिस्प्यूटेड पार्ट ऑफ द बिल को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि हु विल प्रिसाइड ओवर दिस जॉइंट सेशन। सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जॉइंट सेशन हैज टू बी आइदर द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर और द डेप्यूटी चेयरमैन। अगर स्पीकर नहीं हुए तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ना हुए तो डेप्यूटी चेयरमैन। किसी भी हाल में चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा शैल नेवर बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ जॉइंट सेशन। This is a very interesting thought process, again trying to demarcate that the chairman of the Rajya Sabha is not a member of the Rajya Sabha. So this can be a very interesting question with regards to joint session also. Also इससे एक और चीज़ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में याद आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में कभी भी जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता या बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यू हैव टू पास द बिल्स सेपरेटली। उसी तरह से मनी बिल में भी नहीं पास किया जा सकता बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि जॉइंट सेशन तब होता है जब दोनों हाउसेस को करीब करीब बराबर की पावर्स मिले, बट ऐसा होता नहीं। सो लोकसभा says it has the prerogative, no grant of funds can be passed, no grant of funds can be made without due appropriation by the Lok Sabha. So it has the prerogative of a money bill. राज्य सभा का रोल प्राइमरली फॉर्मल है, तो यू डोंट हैव टू मेक अ situation on this part. So if you notice on these parts, okay, many questions can be asked on these parts: proceedings, motions, sessions, bills, structure. Now coming to budget or the departmentally related standing committees,
वन वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आई वुड सिंसियरली सजेस्ट यू कि ऑल्दो मैं तुमको इसको क्विक रिविजन में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इसको क्विक रिवाइज मत करना। जब आप बजट पढ़ोगे तो आप पूरा का पूरा पढ़ना। So in the limited period of time that we can give in this session, मैं तुम्हें बजट का एक ब्रॉड, बहुत ही एक्चुअली ब्रॉड के साथ साथ बहुत ही क्विक रिवीजन देना चाहता हूँ। So budget, as you know, is the annual financial statement as given in the constitution. There is no term such as budget. Okay, so it will start with preparation of the budget. So preparation of the budget होगा, budget circular को तुम्हें मालूम होना चाहिए. So you should know the budget circular. You should know about the demand of grants. So जो different departments Ministry of Finance के पास भेजेंगे, फिर Ministry of Finance Department of Revenue के साथ मिलकर प्री बजटरी Ministry of Finance का Department of Revenue प्री बजटरी मीटिंग्स करेंगे, फिर कैबिनेट का फाइनली इसको फाइनलाइजेशन होगा, कैबिनेट फाइनलाइज करेगा, फिर ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा को बताया जाएगा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब को साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, स्पीकर साहब की परमिशन ली जाएगी और प्रेजेंटेशन ऑफ बजट स्टार्ट हो जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट में सबसे पहला स्टार्ट होगा व्हाट इज कॉल्ड एज जनरल डिस्कशन। तुम्हें इस पर क्वेश्चन आता है कि क्या जनरल डिस्कशन राज्यसभा में भी होता है? 100% होता है। ओके, सो जनरल डिस्कशन इंट्रोडक्शन हमेशा लोकसभा में होगा, लेकिन जनरल डिस्कशन राज्यसभा में भी होगा। बहुत ही सेलियंट फीचर्स ऑफ द बजट डिस्कस कर दिए जाते हैं और रादर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। कुछ क्वेश्चंस भी अलाउड होता है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म अलाउड भी होता है। उसके बाद बजट सेशन को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने की वजह होती है बिकॉज अब इसकी स्क्रूटिनी होगी, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी होगी डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी से। ये डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज 1993 बजट से स्टार्ट हुआ। पहले 17 थे, अब 24 हो गए। दोनों के मेंबर्स होते हैं लोकसभा के 21, इनके राज्यसभा के 10, और ये दोनों ही मेंबर्स अलग अलग कमिटीज़ के डिपार्टमेंटली रिलेटेड, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसको स्क्रूटिनाइज करते हैं। इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि रूल 333G टू रूल 336N के अनुसार यहाँ पर होता है व्हाट इज कॉल्ड एज ओनली बाय कंसेंसस। इस स्टेज पे कोई भी कट मोशन नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। कट मोशन थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। ये होने के बाद और 3 से 4 हफ्ते का जो भी बजट सस्पेंशन होता है सेशन, उसके बाद होता है वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स केवल लोकसभा में होता है, कहीं और नहीं होता। यहाँ तक अगर देखें तो प्रेजेंटेशन लोकसभा में भी हुआ, राज्यसभा में भी हुआ, जनरल डिस्कशन लोकसभा में भी हुआ, राज्यसभा में भी हुआ, और DRSCs के मेंबर्स लोकसभा में भी होते हैं और राज्यसभा में भी होते हैं। तो यहाँ तक रास्ता लोकसभा और राज्यसभा में था। थोड़ा बहुत अभी भी लोकसभा के ऊपर ज़्यादा था, लेकिन राज्यसभा वॉज गेटिंग इन्वॉल्व। वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लोकसभा गोज अलोन। यहाँ पर एवरी मोशन इज स्टेप बाय स्टेप पुट, और अदर एवरी डिमांड इज पुट लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ मोशन। फिर ऑपोजिशन की तरफ से कट मोशन इंट्रोड्यूस होता है। कट मोशन पे क्वेश्चंस आते हैं। एक टाइप ऑफ कट मोशन होता है पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन में पूरी पॉलिसी को डिसमिस कर दिया जाता है, फाइनल ग्रांट ₹1 करके उनको गिफ्ट कर दिया जाता है। वेरी गुड। दूसरा कट मोशन इज इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन में बाय अ फिक्स्ड अमाउंट, वर्ड क्या है? बाय अ फिक्स्ड अमाउंट और अ स्पेसिफाइड अमाउंट, बाय अ फिक्स्ड अमाउंट और अ स्पेसिफाइड अमाउंट, ये जो डिमांड होता है उसको कम कर दिया जाता है। थर्ड इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ टोकन कट मोशन, जिसमें 100 रुपये 100 रुपीज़ की फाइन दिया जाता है, पेनल्टी दिया जाता है या रिड्यूस किया जाता है, यूजुअली एज अ मेथड ऑफ डिसिप्लिनरी स्टेप्स। क्वेश्चन आता है कि कट मोशन पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कट मोशन पास हो गया तो ये पता चल जाता था द गवर्नमेंट डज नॉट हैव मेजॉरिटी इन द लोकसभा, और अगर गवर्नमेंट डज नॉट हैव मेजॉरिटी इन द लोकसभा देन इट इज सपोज टू बी द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट विल नीड टू रिजाइन। ये होने के बाद एक अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल
दोबारा बनाया जाता है। बट इस अप्रोप्रिएशन बिल को पहले से सारी डिस्कशन हो चुकी है, तो इस अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर किसी तरह की बहस नहीं होती और इसको पास कर दिया जाता है। नाउ जब अप्रोप्रिएशन बिल पास हो रहा होता है तो प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ अ मनी बिल। राज्यसभा जो है उसको 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है। अगर 14 डेज़ में उसने पास कर दिया तो ठीक है, रिकमेंडेशन किया तो ठीक है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा। और अगर नहीं भी कुछ किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इट इज़ डीम टू हैव बीन पास। फिर इसको प्रेसिडेंट साहब के लिए पास कर दिया जाता है। मुबारक हो, तुम्हारा अप्रोप्रिएशन बिल हैज़ बिकम एन अप्रोप्रिएशन एक्ट। इसमें 2-3 और चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती कि इतना टाइम लगने वाला है सर, हमें पैसे भी तो चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो एडवांस ग्रांट के फॉर्म में रियली एट द फर्स्ट स्टेज, ओके, इन द फर्स्ट स्टेजेस इटसेल्फ एडवांस ग्रांट के फॉर्म में अबाउट 1/6 ऑफ द अमाउंट वोटर अकाउंट के बेसिस पर कर दिया जाता है, ताकि पूरा बजटरी बेसिस पर इसको स्पेंड नहीं किया जाए। एक और क्वेश्चन आ सकता है, ये वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे कौन से ग्रांट को डिबेट किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा? चार्ज्ड एक्सपेंडिचर्स को बहस में नहीं डाला जाएगा। सो चार्ज एक्सपेंडिचर्स को बहस में नहीं डाला जाएगा। और चार्ज एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं, इनके ऊपर बहस नहीं की जाएगी। नॉन चार्ज एक्सपेंडिचर्स और नॉन चार्जेबल एक्सपेंडिचर्स या फिर उनको वोटेबल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं, उनके ऊपर वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स होगा। तो सैलरीज ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, जजेस, speaker, deputy speaker, chairman, deputy chairman, these are all called as charge expenditures। इन पर ये क्वेश्चन आता है। फिर तुम्हें क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सप्लीमेंट्री बजट, व्हाट इज इंटरिम बजट। ये एज आई वाज टेलिंग यू कि ये इकोनॉमिक्स में भी तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड आते जाएंगे। सो जो मैं तुम्हारे सामने देखा ना, इनको एक्सपैंड कर दो। ओके, तुम्हें इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं DRSCs में, क्या कितने टर्म के लिए बनाया जाता है, कट मोशन कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, कौन अलाउ करता है कट मोशन, लास्ट में जो कट मोशंस पास होने के बाद जो बच जाता है उसको गिलोटिन फॉर्म में एक साथ पास कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है मेजॉरिटी ऑफ द बजट इज पास बाय विच मेथड? मेजॉरिटी ऑफ द बजट इज पास बाय द मेथड ऑफ गिलोटिन। So as I was saying, it is very very difficult to do budget or for that matter the parliamentary proceedings in this limited period of time। जब मैं प्लस क्लासेस में पढ़ाता तो आई थिंक आई टीच फॉर 10, 12, 14 आवर्स पार्लियामेंट, बिकॉज ये ख़त्म ही नहीं होता है। और ये अच्छा है कि ख़त्म नहीं होता, बिकॉज इसको इतनी डिटेल में करना ज़रूरी बहुत है। सो दिस इज़ अबाउट द एंटायर थिंग। और अब हम करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव। सो अब हम करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड एज आई वाज सेइंग कि इसको इसी कॉम्बिनेशन में जाते जाते चलते। अब क्या हो गया कि हमने जब नो कॉन्फिडेंस मोशंस पढ़े या जब हम लोगों ने समनिंग पढ़ा, तो हमें कहीं ना कहीं बार बार फॉर दैट मैटर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा पढ़े, तो हमने प्रेसिडेंट साहब के बारे में थोड़ा बहुत देख लिया, थोड़ा बहुत हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब के पास आ गया, थोड़ा बहुत हमको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी समझ में आ गए। सो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, वाई बिल्ड इट अप, और यहीं से इनको और एक्सटेंसिवली पढ़ना स्टार्ट कर देते। सो इसी टॉपिक को एक्सटेंड किया जा सकता है। सो लेट अस डू अनदर वेरी रिलेटेड टॉपिक्स, और बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है और समहाउ हम पता ही नहीं कर पाते कि यूनियन पार्लियामेंट पूछेंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पूछेंगे। सो वाई नॉट लेट्स जस्ट कंबाइन द टू ऑफ देम एंड मेक श्योर दैट हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। सो लेट अस डू इट टुगेदर। एंड ये है हमारा कोर टॉपिक। कोर टॉपिक ऑब्वियसली यूनियन एग्जीक्यूटिव, और इसमें हमें पढ़ना है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनके फंक्शंस और इंटरैक्शंस। हमें इससे रिलेटेड करना है कि इनके हम इलेक्शंस पढ़ेंगे, क्वालिफिकेशंस, ओथ, रिमूवल, और अगर प्रेसिडेंट साहब है तो इम्पीचमेंट का प्रोसीडिंग। कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो कैबिनेट, कैबिनेट कमिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ा जाएगा। अटॉर्नी जनरल एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का टॉपिक भी पढ़ा जाएगा। सो यहाँ पर आज के इस सेशन में मैं सिर्फ यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन एग्जीक्यूटिव करूँगा, बिकॉज तुम नोटिस कर रहे होगे कि ये बहुत ही ज़्यादा लोडेड टॉपिक्स है। दीज आर ह्यूज टॉपिक्स जिनको आपको पता करना पड़ेगा। सो एक एक करते हैं और ऐसे करते हैं, लेट्स डू प्रेसिडेंट फर्स्ट, देन वाइस प्रेसिडेंट एंड देन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एंड सीक्वेंशियली चलते हैं।
तो प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट करेंगे, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। फिर हमें बोलेंगे दैट द एंटायर द ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड ही शैल डिस्चार्ज देम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम, जो ऐसे आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। फिर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम सीधा कनेक्टेड हो जाएगा टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स to be headed by the prime minister because that is what is included in the word officers subordinate to him। फिर इनकी, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि ये टॉपिक्स ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। जैसे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का बोला जाएगा तो बोला जाएगा कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है देयर ड्यूटी इज टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। फिर इसमें आपको रोल आ जाएगा 42nd अमेंडमेंट 1976 का, जिसमें बोला गया कि इसको थोड़ा सा ऐड किया द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। उन्होंने बोला दैट द ड्यूटी शैल बी टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी हु शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एन एडवाइस, यानी कि यहाँ पर ये बाइंडिंग होगी। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसमें एक छोटा सा पॉइंट आया दैट इफ द प्रेसिडेंट वांट्स ही कैन सेंड the advice of the Union Council of Ministers back for reconsideration, but वो सिर्फ once है। if the Union Council of Ministers to be headed by the Prime Minister returns the advice, it shall be binding on the President। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो इसको रिलेट करते हुए चले जाएंगे कि what was the original constitution with regards to the advice of the Council of Ministers, what is the second, what happened with 42nd Amendment Act 1976, what happened with the 44th Constitutional Amendment Act 1978। अब इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं पढ़ाते पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट्स से बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, तो पूछते हैं कि सर अगर वो एडवाइस आई एंड द प्रेसिडेंट साहब डज नॉट एक्सेप्टेड तो क्या होगा। डोंट वरी, अब इससे एक और टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा दैट इफ ही डज सो देन देयर इज अ थ्रेट ऑफ इम्पीचमेंट ऑन हिम। नाउ थ्रेट ऑफ इम्पीचमेंट इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि थ्रेट ऑफ इम्पीचमेंट से आ जाएगा Article 61 of the Constitution। Article 61 of the Constitution talks about threat of the process of impeachment, और केवल एक ही जगह ऐसी जगह पर है जहाँ पर impeachment word यूज किया है, that is Article 61। तो you know क्या होता है, पॉलिटी को पढ़ना होता है like a process, it is not a memorization का topic, it is like a process, you have to memorize but you have to also deal it like a process। ये राज व्यवस्था है। सो अब आगे चलते हैं। सो हम लोग को अब देखना है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर साहब में एक और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्रेसिडेंट साहब इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द ऑफिस ऑफ द सेरेमनी, ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ऑन द कॉन्ट्ररी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, प्राइम मिनिस्टर साहब इज द रियल हेड एग्जीक्यूटिव, ही यहाँ पर था हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पर है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस इज प्राइम मिनिस्टर साहब इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये भी एक रिलेटेड टॉपिक हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस है। सो अगर हम टेबल ऑफ प्रीसिडेंस में देखेंगे तो ये नंबर 1 पे है, टेबल ऑफ प्रीसिडेंस में देखेंगे तो ये नंबर 3 में है, लेकिन ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड ओके बाय व्हाट इज कॉल्ड एज एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल कॉलेज बनाता है। दिस इज, तो इसका इलेक्शन का मेथड क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इलेक्टोरल कॉलेज की कॉम्पोजिशन तुमसे पूछी जाती है तो ये होता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट and the elected members of the Vidhan Sabhas of all the states and the 3 union territories of Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir। तो फिर तुम्हें प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सा मालूम होना चाहिए, ये पूरा डिटेल में। अब ये ऑब्वियसली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो कोटा सिस्टम क्या होता है, क्या वैल्यू मिलती है, वैल्यू ऑफ एमएलएज वोट क्या है और वैल्यू ऑफ एमपीज वोट क्या है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सीखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सो एज आई सेड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स to have what is called as a quick revision of polity, especially with the heavyweight topics, because ये heavyweight topics आते हैं तो बड़े dangerously आते हैं। अब इसमें थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं
कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, लेकिन देन हु विल एडमिनिस्टर द ओथ टू द प्रेसिडेंट, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एडमिनिस्टर द ओथ टू हिम एंड इन हिज एब्सेंस द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल एडमिनिस्टर ओथ टू हिम। ये भी एक बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। फिर ओथ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ओथ टेकन बाय द प्रेसिडेंट, सो इट इज टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर एक और क्वेश्चन कि व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज 5 years। फिर यहाँ पे रुकते नहीं क्वेश्चन, 5 years फ्रॉम वेयर, 5 years फ्रॉम द डेट दैट ही अज्यूम्स ऑफिस और दैट ही ऑक्यूपाइज ऑफिस। फिर एक और क्वेश्चन, बताओ मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस बताए जा रहा हूँ। सो एक और क्वेश्चन आएगा कि द प्रेसिडेंट सर्व विल, द टर्म 5 years हो गया, लेकिन द सक्सेसर हैज नॉट टेकन ऑफिस, सो विल द प्रेसिडेंट वेकेट द ऑफिस, नो, वो पीरियड ऑफ इंटररेग्नम बोलते हैं, नो ही विल कंटिन्यू, उसमें क्लियरली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में दैट ही विल कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई ऑफिस टिल सच टाइम दैट द सक्सेसर अज्यूम्स ऑफिस, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर एक और क्वेश्चन जो कि एक्चुअली आर्टिकल 65 से रिलेटेड, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट साहब से रिलेटेड है। वाइस प्रेसिडेंट साहब के पास पावर्स होती है, रादर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर आर्टिकल 65 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट साहब ऑफिस बीइंग बिकमिंग वेकेंट। अब वेकेंट वर्ड यूज करना, इसको एब्सेंट मत बोलना। सो इससे एक, अगर मैं चाहूँ तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिर से एस्पेक्ट बना सकता हूँ कि जी ठीक है एक्टिंग प्रेसिडेंट है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या टिल द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट होता है? नो, एक्टिंग प्रेसिडेंट एट मैक्सिमम 6 months के होते हैं। फिर एक एग्जाम्पल याद रख लेना, व्हेन जस्टिस और चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह in 1969 became the only chief justice to have become the acting president। सो फिर भी वो 6 months से ज़्यादा नहीं हो सकते, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो चाहे वो CGI हो। सो ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसे एक बड़ा ही डेंजरस क्वेश्चन हो गया कि ये मान गए कि एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो 6 months हुआ, लेकिन एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट कितना टाइम में हुआ? तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। The Constitution does not describe anything as acting vice president, so there is nothing called as acting vice president described anywhere। So ये एक बड़ा ही awesome क्वेश्चन हो सकता है कि यार ये तो पता ही नहीं हमको एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं। दिस इज अबाउट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। फिर वाइस प्रेसिडेंट साहब से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगेंगे। तुम नोटिस करते जाओ कितने इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स है, एंड दैट इज वाई इट टेक्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर एनीवन टू बी एबल टू डू इट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वाइस प्रेसिडेंट साहब के साथ इनके साथ पोजीशन ज्वाइन करते हुए चले जाओ, जैसे देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, फिर ही शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो ये वाइस प्रेसिडेंट साहब की बात हो गया। फिर ही शैल बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बट एट नो टाइम फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 6 months। फिर वाइस प्रेसिडेंट साहब और इनके इलेक्शन को, प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन को कंपेयर करो, ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बट इसमें स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती जी स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट? इसलिए होती है ताकि वो अनबायस्ड फंक्शन करें। वाइस प्रेसिडेंट साहब को रिमूव किया जाता है जबकि प्रेसिडेंट साहब को इम्पीच किया जाता है। सो एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा उनको रिमूव किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है दैट प्रेसिडेंट साहब को और रादर वाइस प्रेसिडेंट साहब रिजाइन किसको करते हैं? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट द वाइस प्रेसिडेंट साहब विल रिजाइन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट शैल रिजाइन टू द वाइस प्रेसिडेंट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो दोनों की ओथ अलग है। अच्छा, बाय द वे दिस ओथ इज ऑल्सो डिफरेंट। द ओथ टॉक्स अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज दैट ही विल प्रोटेक्ट, यहाँ पर था प्रेसिडेंट साहब का प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो ओथ है उसे बोला जाता है ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इनको बोला जाता है ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डूइंग दिस पार्ट। सो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आप पढ़ते पढ़ते एक साथ पढ़ सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग विद प्रेसिडेंट साहब को हमेशा, प्रेसिडेंट ऑफिस को हमेशा वाइस प्रेसिडेंशियल ऑफिस के साथ ही पढ़ना। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, और अब यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड आज के क्लास का द लास्ट पार्ट जो मैं चाहता हूं कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, एंड दैट इज ऑफ कोर्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि हम आर्टिकल 74 पढ़ रहे हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। कैसे?
तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें क्या करना है, तो मैंने कुछ बातें तो तुम्हें बता दी, जैसे रियल हेड एग्जीक्यूटिव है, सो प्राइम मिनिस्टर साहब इज द रियल हेड एग्जीक्यूटिव, इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और बहुत सारी तारीफें बोला जाता है, जैसे दैट हमारे पास ही इज द मून अमंग्स द स्टार्स, ही इज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च, ओके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतना कि आइवो जेनिंग्स ने डिस्क्राइब कर दिया था, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज प्रैक्टिकली लाइक द प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन टू से फिर पूछा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर बनते कौन है। सो द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस who is invited by the president and he agrees to stake a claim to form the government, वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। अगर उनको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं तो प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस करते हैं, लाइन समझो, प्राइम मिनिस्टर साहब एडवाइस करते हैं टू द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट साहब अब आप अपॉइंट करो मेंबर्स टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो मेंबर्स टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस किया जाता है, और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर को टाइम मिलता है, जिसको सरकार बोला जाता है, 30 डेज का। क्या करने के लिए? 30 डेज का टाइम मिलता है टू प्रूव देयर मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा। सो मेजोरिटी प्रूव करने के लिए वो मूव करते हैं विश्वास प्रस्ताव, जिसे बोला जाता है कॉन्फिडेंस मोशन। अगर ये कॉन्फिडेंस मोशन कैरी हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल कंटिन्यू, और अगर नहीं कैरी हुआ, फेल हो गया, तो the prime minister and the union council of ministers shall have to resign। इसे एक मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आई कि when the union council of minister resigns or the union council of minister loses its majority, then they lose completely। It is called as we sink or swim together। This is called as collective responsibility। इसको बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 से होता है, और यही एसेंस होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। एक क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग आने लग गया है, और वो है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकॉम। पहली बात तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद यूकॉम कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, when I am talking of or the total strength of the house, now the entire question is कि यूकॉम में कौन कौन हो सकता है। The senior most members will be the cabinet ministers, then you have the ministers of state of independent charge, then you have minister of state, and then you have deputy ministers। तो ये क्वेश्चंस पे बड़ा कॉमन आता है। तुम्हें याद होगा कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है, और वेस्टमिनिस्टर सिस्टम में न्यूक्लियस ऑफ पावर कैबिनेट है। सो कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर इन केस ऑफ वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, एंड कैबिनेट को डिवाइड किया गया है इनटू मेनी कमिटीज, जैसे कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, अपॉइंटमेंट्स कमिटी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इस पे क्वेश्चन कभी कभी आता है, हु कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कैबिनेट कमिटी और हु कैन ज्वाइन अ कैबिनेट मीटिंग। किसी की भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च इज द प्राइम मिनिस्टर, और द कैबिनेट आर्क इज द प्राइम मिनिस्टर। जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब चाहे, ही कैन मेक हिम अ पार्ट ऑफ दिस कमिटी। सो ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। इसमें कभी कभी बड़ा रेयर बट आ सकते हैं क्वेश्चन सच एज किचन कैबिनेट। So kitchen cabinet is an informal confidants and the close friends of the prime minister who will be deciding। वो बोलते हैं ना, किचन में पहले बन गया और फिर बताया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए, बट इट कैन बी एनीवेयर वेयर एग्जीक्यूटिव रन्स द शो। प्राइम मिनिस्टर के जितनी भी पावर्स हैं और फंक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो मैं इस सेशन में बोलने की कोई मतलब ही नहीं है,
because practically everything which starts from the government is actually starting from the prime minister and actually ending at it. तो ये तो तुम मेमोराइज कर सकते हो और इसको मेमोराइज कर लो, दैट आई वुड सर्टनली से। बिफोर आई एंड दिस, मैं तुम्हें एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चन आए नहीं हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा खामी होगी अगर तुम सारे प्रेसिडेंट, सारे प्राइम मिनिस्टर्स और सारे वाइस प्रेसिडेंट्स, एटलीस्ट सारे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के नाम सीक्वेंशियली कर लो। इसका एक फ़ायदा और होता है, जैसे कुछ इवेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको क्वेश्चन पूछते हैं इमरजेंसी, तो इमरजेंसी कौन से साल में हुई या इंटरनल इमरजेंसी कब लगी, तो आप ना प्राइम मिनिस्टर साहब के कार्यकाल के अनुसार, द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यार मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के समय हुआ था, तुम्हें याद हो जाएगा। That's an easier way and a smarter way of remembering the entire things on this part. प्रेसिडेंट साहब के टॉपिक में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एंड दैट इज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये है ना क्या होता है, इट इज गागर में सागर बनने वाली बात, बिकॉज एवरीथिंग दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इज एक्चुअली इमर्जिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट साहब के लिए बात बोला जाता है दैट द government, the functions of the government are done in the name of the president, and that is why he is called as a nominal head. But एक और last and the foremost, what is the relationship between the president and the prime minister? तो ये बड़ा important बोलना कि there is no conflict, at least there is not expected to be a conflict, बिकॉज चाहे आप उसको ऑर्डिनेंस पावर में देखोगे, चाहे आप इमरजेंसी पावर में देखोगे, चाहे फाइनेंशियल पावर्स में देखेंगे, ऑल्दो ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट इन मोस्ट केसेस इट इज द प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द प्राइम मिनिस्टर। और ये जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो इट्स अ वेरी aha मोमेंट फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है दिस एंटायर थिंग। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव के लिए I'm sure this should be a good summary. So my friends, that should be the end of part 2 of our quick revision of entire Indian polity. I will continue to do this till the time we finish off the entire things. Make sure that आप इस 1.5 hours या 1 hour 1.5 hours packages में आप ये पूरा टॉपिक करते जाओ। प्लीज़ इसको पढ़ने के बाद शांति से बैठ मत जाओ। मेक श्योर दैट अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ एंड ऑल्सो रिमेंबर that 31st May को रात को 12 बजे से पहले I'll be very very happy to welcome you to my plus classes। अभी मेरा नया कोर्स लॉन्च हुआ है and we are just started। Make sure that you take full advantage of this, otherwise you will have a price hike of 20%। Use the code SETLIVE। I'll be very very happy to teach you। You're a wise gang of students, take a wise decision, but take it now। In the words of Unacademy, let's crack it। Until next time, God bless, thank you and Jai Hind।